तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा यहाँ 2024 के एजेंडा को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर, पीटीए जिसको लेकर अब हो सकता है यही एजेंडा हो विपक्षी गठबंधन का, और उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से राज्य स्तर पर सभी सरकारें करती हुई नजर भी आ रही है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, तो चलिए चर्चा को आगे हम बढ़ाते हुए अब कुमार सौरभ सिंह, मैं आपसे अगला सवाल ले रही हूँ। क्या क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह भी बयान सामने आया कि आप कहां इस लड़ाई को इंडिया बनाम भारत करते रह गए, और क्योंकि उपचुनाव से इस वक्त विपक्षी गठबंधन उन नतीजों से बहुत गदगद है, क्या ये जातीय जनगणना आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, खुद आपके संघ प्रमुख उनका भी बयान सामने आया, क्या इस लड़ाई में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या विपक्ष? देखिए, सबको नमस्कार है। पूजा जी, हमको एक विषय समझना पड़ेगा कि आज G20 के आयोजन से सबसे पहले पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित है, और विपक्ष को एजेंडा और प्रोपेगेंडा दोनों में फर्क को समझना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ये अतिशयोक्ति होगी कहना, या अतिशयोक्ति नहीं है कहना, कि जब भी भारत इस प्रकार के आयोजन या किसी प्रकार के ऐसे विषय में होता है, तब कौन सलाहकार है, वो क्या सलाह देते हैं और किस आधार पर अन्य देशों में जाकर भारत के गौरव को क्षति पहुंचाने का कार्य करना, ये अपने आप में ही एक मुझे लगता है विरोधाभास है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ प्रमुख 2-3 बातें हैं। पहला, जिस प्रकार का भारत, मैं कहूंगा शिखर सम्मेलन जो G20 का था, और वहां से जो चीजें निकल कर आई, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला हो, या मल्टीलैटरल डायमेंशनल बैंक का मामला हो, या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, या पूरे विश्व में पहली बार इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की बात हो, आज देश को इन विषयों पर गौरव करना चाहिए। वहां आप देश एक तरफ विकास की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, दूसरी ओर हम कहां ले जा रहे हैं एजेंडा को? हम एजेंडा को ले जा रहे हैं अगला पिछड़ा, दलित, सवर्ण, फलाना, जातिगत जनगणना। भाई, देश में विकास करने के लिए अगर आंकड़े की जरूरत है, तो क्या उन आंकड़ों की कमी है? और अगर जिसकी आप बात कर रही हैं, जातिगत जनगणना को जैसे मुद्दा बनाने का प्रयास है, तो मैं पूछता हूं भाई, पहली बार जातिगत जनगणना कब हुआ था? 1951 में, 1872 में ये प्रोसेस आया। 1931 में आजादी से पूर्व के आंकड़ा पर हम 2014 तक चलते रहे। उसके पहले सिर्फ 5 वर्ष तक वाजपेयी जी की सरकार थी। बाकी कौन से लोग थे जो सत्ता में थे? तो आखिर उनको कभी भी अगर विकास को करने के लिए आंकड़े की ही जरूरत है, गरीबी हटाओ का नारा किस आधार पर दिया गया था? क्या उस समय इनके पास आंकड़े नहीं थे कि देश में कितने प्रतिशत गरीब लोग हैं? तो आपको यह विषय समझना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे एक मित्र हैं, मैं 10 सेकंड लूंगा। कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि भाई आप देश के अन्य जगहों पर देखिए, दलितों के साथ क्या हो रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं सूचना देना चाहता हूं, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ रहा, बिकॉज हमारा एजेंडा कुछ और है। लेकिन आप 2 विषय है भाई, बिहार में 4 इंजन की सरकार है, कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, लेफ्ट है, और बिहार में कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता हूं। अरवल में एक दलित को और उसकी मां और बेटी को जला दिया जाता है। उत्तर बिहार में एक दलित को जलाकर मार दिया जाता है। जिस अति पिछड़े की बात और पिछड़े की बात कर रहे हैं, अभी 2 भाइयों को मार दिया जाता है इसलिए कि वो गवाही देने जाते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या पशु तस्कर कर देते हैं, और वो परिवार शहीद का दर्जा पाने के लिए जो है पैरवी कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहिए। देश विकास की ओर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन भारत में किया है, जहां एक डिस्कोर्स जो होता है, एक पाथ जो है, वो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, और विश्व के पटल पर इस G20 का सबसे खूबसूरत चीज है उसका टैगलाइन, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 वर्ल्ड। हाँ, एक धरती, एक परिवार और एक दुनिया। इससे शानदार कुछ हो नहीं सकता। जहां हम ग्रीन रेवोल्यूशन की अब बात कर रहे हैं, जहां हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहां हम
विश्व के पटल पर अपनी धाक पिछले चलिए, 75 ठीक है। वर्षों में जैसी ठीक है धाक सौरभ दिखी जी। है वो आज से पूर्व नहीं दिखी है। ठीक है।